हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, समान का मतलब होता है बराबर जीवाएं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया और दो जीवाएं ए बी और सी डी बना ली और मान लिया कि ये जीवाएं एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। वृत्त के केंद्र ओ और एम को हमने मिला दिया। ठीक है, तो पहले देखिएगा जो कुछ हमें दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दिया। और हमें बताया गया है कि जो ये जीवाएं हैं हमारी, ये कैसी हैं, समान हैं यानी कि बराबर हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर दिया हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना, और हमें जो सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे। तो देखिएगा, हमें कहा जा रहा है कि जो ये जीवाएं हैं इनके संगत खंडों को बराबर दिखा दीजिए, यानी कि जो ये जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इनके दो दो पार्ट बन रहे हैं। देखिएगा, ए बी जीवा के दो पार्ट बन रहे हैं, ए सी और बी सी। और इसी प्रकार से ए सी नहीं, सॉरी, ए एम और बी एम। और इसी प्रकार से हमारी सी डी जीवा के भी दो पार्ट बन रहे हैं, डी एम और सी एम। ठीक है, तो हमें इन बड़े बड़े पार्टों को बराबर दिखाना है और छोटे छोटे पार्टों को बराबर दिखाना है। ठीक है, यानी कि हम सिद्ध करना हेडिंग के अंदर लिखेंगे ए एम बराबर हमें दिखाना है डी एम, बड़े बड़े पार्टों को बराबर दिखाना है, तथा छोटे छोटे पार्टों को बराबर दिखाना है, यानी कि हमें सी एम बराबर दिखाना है बी एम। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और इन चीज़ों को हमें सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रचना। और रचना हमें क्या करनी पड़ेगी, हम ओ बिंदु से होकर के ए बी जीवा और सी डी पर एक एक करके लंब डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक हमने रेखा खंड खींच दिया, यानी कि ए बी पर लंब डाल दिया। और लंब का मतलब होता है 90 अंश, यानी कि ये 90 अंश का कोण बना रहा होगा। इसी प्रकार से हम सी डी जीवा पर भी एक लंब डाल देते हैं इस प्रकार से। और ये भी चूंकि हमारा लंब है तो ये भी कितने अंश का कोण बनाएगा, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, ये जो ए बी जीवा को प्रतिच्छेद करता है जहाँ पर, इसे हम ई मान लेते हैं और इसे हम एफ मान लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे रचना के अंदर ओ ई, हमने लंब खींचा ए बी पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ ई लंब ए बी तथा ओ एफ लंब सी डी, ओ एफ लंब सी डी खींचा। ये हमने रचना कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमें पता है कि जब जीवाओं पर लंब डाला जाता है तो जीवा दो पार्ट में विभाजित हो जाती है और वे दोनों पार्ट कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो जो ये ओ ई लंब है इस ए बी जीवा को दो पार्ट में विभक्त कर रहा है, ए ई और बी ई। तो ये ए ई और बी ई पार्ट कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ ओ एफ बी सी डी पर लंब है, इसलिए डी एफ और सी एफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दिख भले ही नहीं ना रहे हों बराबर, लेकिन बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें ए बी बराबर सी डी, यानी कि ये जीवाएं हमारी बराबर दे रखी थी। और देखिएगा, ये दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं ए ई और बी ई, यानी कि इस ए बी जीवा का आधा पार्ट इस तरफ है ए ई और आधा पार्ट इस तरफ है बी ई। इसी प्रकार से सी डी जीवा का भी आधा पार्ट डी एफ इस तरफ है और आधा पार्ट सी एफ इस तरफ है। तो देखिएगा, जब ए बी और सी डी ये पूरी पूरी जीवाएं हमारी बराबर थीं तो इनके आधे आधे पार्ट भी निश्चित रूप से बराबर होंगे, यानी कि ए ई बराबर हम लोग कह सकते हैं डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए ई बराबर डी एफ और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं बी ई बराबर सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी ई बराबर सी एफ और इसे हम लोग समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे।
अब देखिएगा यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग दिखाना होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। इस वाले त्रिभुज का नाम है OEM और इस वाले त्रिभुज का नाम है OFM। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OEM तथा त्रिभुज OF, यहाँ पर OFM में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए इनके तीन पार्ट बराबर दिखाने होंगे। तो देखिएगा हम लोग क्या बराबर दिखा सकते हैं। इस वाले त्रिभुज में हमें कोण E और इस वाले त्रिभुज में कोण F 90-90 अंश के दिख रहे हैं, यानी कि एक पार्ट हमें दोनों में बराबर दिख गया। कोण E बराबर कोण F, ये दोनों 90-90 के हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक समकोण है, यानी कि 90 का है, समकोण है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा पार्ट हम लोग क्या बराबर दिखा सकते हैं। हमें पता है कि यदि जीवाएं बराबर होती हैं किसी वृत्त में, अगर जीवाएं बराबर होती हैं तो वो केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, यानी कि जो हमारी EO दूरी है, इस वाली जीवा की केंद्र से दूरी EO है और इस वाली जीवा की केंद्र से दूरी FO है, और ये जीवाएं बराबर हैं, सो इनकी दूरियां भी क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी कि EO बराबर FO। तो यहाँ पर हमें दूसरा पार्ट बराबर मिल गया, EO बराबर FO। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि जो हमारी जीवाएं AB और CD हैं ये कैसी हैं, बराबर हैं हमारी, तो ये हमने दूसरा पार्ट निकाल लिया। तीसरा पार्ट क्या हम बराबर दिखा सकते हैं। देखिएगा OM जो है ये दोनों त्रिभुजों के लिए भुजा है OM, ये इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा आएगी और इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा आएगी, यानी कि भुजा तो अपने पास में एक ही है, दोनों त्रिभुज में आ रही है, अर्थात ये भुजा हमारी बराबर होगी दोनों त्रिभुजों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OM बराबर OM, और ये दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 अंश के मिल रहे हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुजों में जो समकोण के सामने की भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। इसके सामने की भी भुजा यही है, यानी कि हमने दोनों त्रिभुजों के सामने की भुजा यानी कि कर्ण को बराबर दिखा दिया। और हमें समकोण त्रिभुज को सर्वांग दिखाने के लिए एक तो कर्ण को बराबर दिखाना होता है और दो भुजाओं में से किसी और भुजा को एक को बराबर दिखाना होता है, तो फिर हमने इन दो भुजाओं को भी यहाँ पर बराबर दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कर्ण को बराबर दिखा दिया और इन दो भुजाओं को हमने बराबर दिखा दिया, और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसे समकोण त्रिभुज है, चूंकि इनमें एक एक कोण 90-90 अंश का मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः त्रिभुज OEM सर्वांग सम त्रिभुज OFM, ये हमारी सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम हमारे RHS सर्वांग समता से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे RHS सर्वांग समता नियम से, समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए तो हम लोग जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो हम लोग EM बराबर क्या कर सकते हैं, FM कर सकते हैं CPCT से। CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए जो हमारा EM है वो हमारा बराबर हो जाएगा FM के कैसे, CPCT से, और इसे हम लोग समीकरण 3 का नाम दे देंगे। और देखिएगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर तो देखिएगा इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी, यानी कि एक सी साइड है दोनों समीकरणों की जुड़ेंगी। तो AE प्लस EM हो जाएगा, AE प्लस EM हो जाएगा, और अब राइट हैंड साइड दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि DF प्लस FM हो जाएगा, DF प्लस FM हो जाएगा। अब देखिएगा चित्र से इन दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EM। तो AE
प्लस ई एम को मिला करके हम लोग ए ई और ई एम को मिला करके हम ए एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए एम। इसी प्रकार से डी एफ और एफ एम को मिला करके हम डी एफ और एफ एम को मिला करके हम डी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डी एम और इसे हम लोग समीकरण 4 का नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से समीकरण थर्ड को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से समीकरण थर्ड को घटाने पर और यहाँ पर घटा देंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की घट जाएगी, यानी कि बी ई माइनस हो जाएगा हमारा ई एम और इसी प्रकार से दोनों की राइट हैंड साइड भी घट जाएगी, यानी कि सी एफ माइनस हो जाएगा हमारा एफ एम। अब देखिएगा आकृति में बी ई में से जब हम लोग ई एम घटाएंगे, देखिएगा जब ये हमारी पूरी बी ई है तो बी ई में से हम लोग ई एम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, इतना पार्ट बचेगा और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, बी एम। तो ये यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, घटाना कितना आएगा, बी एम। इसी प्रकार से जब हम लोग सी एफ में से एफ एम को घटा देंगे, सी एफ में से एफ एम को घटा देंगे, इतने पार्ट को घटा देंगे, इस पूरी रेखाखंड में से हम इतने पार्ट को घटा देंगे तो हमारा इतना पार्ट बचेगा और इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, सी एम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी एम और इसे समीकरण 5 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 में हमें क्या मिल रहा है, ए एम बराबर डी एम और समीकरण 4 में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे और समीकरण 4 में हमें मिल रहा है बी एम बराबर सी एम। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, जरा देखिएगा यहाँ पर ए एम बराबर डी एम सिद्ध करना था और सी एम बराबर बी एम, तो सी एम बराबर बी एम। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।